जीएसटी में 26 जून को 16 सर्कुलर इशू करे गए थे। जी हाँ, 16 सर्कुलर आए थे 26 जून को, जिनमें से कुछ सर्कुलर्स की वीडियो तो मैंने अपने चैनल पर अलग से डाल दी थी, बट क्योंकि ये सारे ही सर्कुलर इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो में हम डिटेल में इन 16 के 16 सर्कुलर्स को बहुत ईजी वे में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, आपको पेशेंस के साथ इसे देखना है। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज के नाम, जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, एक्सेल, एमएसएमई, ऑटोमेशन, टीडीएस, ये सभी अवेलेबल है सीए गुरुजी classes.com। यहाँ कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज का सेक्शन है और जो आर्टिकल मैं शेयर करती हूँ वो यहाँ पर टेक्स्ट अपडेट्स के सेक्शन में फ्री में आपको पढ़ने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो विजिट करें सीए गुरुजी classes.com। तो ये आर्टिकल है पूरा जिसमें मैंने ब्रीफ में इन सर्कुलर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। सर्कुलर नंबर फर्स्ट है हमारा 207। तो 207 से लेकर 222 तक 16 सर्कुलर इशू करे गए हैं। क्यों इशू करे गए हैं? ये 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी हमारी अभी जून में ही, उसके अंदर बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे और प्रेस रिलीज के थ्रू हमें रिकमेंडेशंस बताई गई थी। तो रिकमेंडेशंस तभी एप्लीकेबल होती हैं जब एक तो उनके लिए जो चेंज है उनके लिए नोटिफिकेशन आ जाए और कहीं भी क्लैरिफिकेशन है तो क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर आ जाए। तो उस प्रेस रिलीज़ के अंदर ही दिया हुआ था, लिस्ट दी हुई थी कि कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन आएगी। तो मुझे लगता है कि वो मीटिंग से पहले ही रेडी थे ऑलरेडी, तो इसलिए सबसे पहले सर्कुलर ही आए हैं। अभी हम सभी वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का कि जीएसटी के जो रेट चेंजेस अनाउंस हुए हैं और सेक्शन 16(4) या जो भी सेक्शंस में रिलीफ दिया गया है, एक्ट के जिन सेक्शंस या रूल्स में चेंज होने हैं उनके लिए नोटिफिकेशन अभी अवेटेड है। सभी टैक्स पेयर्स उनकी वेट करें। अभी ये सर्कुलर आए हैं तो इन्हें समझ लेते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएंगे आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी। अभी नहीं आई हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। जितने भी सर्कुलर डिस्कस कर रही हूँ उनके जो लिंक हैं वो इसी आर्टिकल में है। 1 बाय 1 मैंने डिस्कशन की है और यही सर्कुलर के लिंक दे दिए हैं। तो पहला सर्कुलर है हमारा 207। इस सर्कुलर की इम्पॉर्टेंस डिपार्टमेंट के लिए है क्योंकि डिपार्टमेंट के लिए अब अपील करने पर एक मॉनिटरी लिमिट फिक्स कर दी गई है कि वो जीएसटी 80 तक अपील ना करें। अगर 2 मिलियन या हमारे कहें हम 20 लाख अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो जीएसटी 80 में अपील ना करें। हाई कोर्ट में 1 करोड़ की लिमिट लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ की लिमिट लगा दी गई है। और ये जो मॉनिटरी लिमिट लगाई है अपील करने की डिपार्टमेंट के लिए, ये इसलिए लगाई है कि लिटिगेशंस कम हो सके। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कोई ऐसा डिसीज़न है जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर मान नहीं रहे तो वो आपके किसी डिसीज़न को अग्री कर लेंगे। इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट एक लिटिगेशन पार्ट को कम करने के लिए किया गया है। इस सर्कुलर को ओपन करके आपको दिखाऊं तो इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी डाली गई हैं कि किन केसेस में मॉनिटरी लिमिट को देखे बिना ही जो ऑफिसर्स हैं वो अपील में जा सकते हैं। इसी सर्कुलर में आप आएंगे तो लिमिट्स दी हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। देन इसमें एक्सक्लूजन्स भी बताए हैं, जैसे प्रोविज़न है कोई अगर एक्ट का अल्ट्रा वायरस है टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो है held to be ultra virus the parent act where any order, notification, instruction or circular issued by the government and the board has been held ultra virus। तो कुछ ऐसी situations where the matter is related to valuation of goods, classification, refund, place of supply, any other issues, तो फिर वो मॉनिटरी लिमिट को नहीं देखेंगे, वो अपील में जा सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट के लिए एक सर्कुलर इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसी तरह से आपको सारे सर्कुलर ब्रीफ में बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। आप फिर खुद पढ़ना चाहें, अब मुझसे सुनने के बाद अगर आप सर्कुलर्स को खुद रीड करेंगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 208। आप सभी को पता है अभी जीएसटी पोर्टल पे ना नए फॉर्म एक्टिव हुए थे, SRM 1, SRM 2। इसकी वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पे डाली थी। ये फॉर्म थे उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो पान मसाला, तंबाकू, गुटखा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके लिए थी। उनको इसमें अपनी मशीन्स की डिटेल डालनी होती है। अपनी मशीन्स को उन्हें पोर्टल पे एक यूनिक नंबर के लिए रजिस्टर कराना है। तो इन पर्सन्स को ना एक इशू आ रहा था, इनको मशीन जो पुरानी मशीन्स थी ना, काफ़ी टाइम से पुरानी इन्होंने होल्ड की हुई हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह लेने में इनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसी से रिलेटेड ये सर्कुलर है जिसमें इन चीज़ों को क्लैरिफाई किया है। क्या क्या चीज़ें क्लैरिफाई की हैं, जैसे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेक, मॉडल नंबर एंड मशीन नंबर। तो इस केस में डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि जो भी आपके पास अवेलेबल है नंबर, आप अपने हिसाब से नंबर डाल दें, पर मशीन को आपने अपने जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर ज़रूर कराना है, जो वहाँ से एक यूनिक नंबर उसके लिए मिलेगा। और कई बार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रेटिंग जो डालनी है ना ऑफ द पैकिंग मशीन, वो भी अवेलेबल नहीं होती। तो इन इश्यूज़ के लिए ये क्लैरिफिकेशन दी गई है कि क्या उन्हें करना है।
तो अब मैं इस सर्कुलर को ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ देखें आप, इसके अंदर यही चीज़ें लिखी हैं। इसका सब्जेक्ट पहले पढ़ ले, सब्जेक्ट से भी क्लैरिटी हो जाती है। क्लैरिफिकेशन है ऑन वेरियस इशू पर्टेनिंग टू स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेसिफाइड कमोडिटी एज पर दिस नोटिफिकेशन। से मैन्युफैक्चरर्स हैं पान मसाला तंबाकू मैन्युफैक्चरर्स, तो इनके लिए यहाँ बताया कि अगर मेक, मॉडल नंबर और मशीन नंबर अवेलेबल नहीं है, क्या करना है फिर? देन द मैन्युफैक्चरर में असाइन एनी न्यूमेरिक नंबर टू द सैड मशीन एंड प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द सेम इन टेबल नंबर 6 ऑफ फॉर्म GST SRM 1। ठीक है। देन जो सेकेंड इशू था वो था कि वेयर द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रेटिंग ऑफ पैकिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ सैड मशीन और इन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफ द सेम। तो कैसे डिक्लेयर करना है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को? तो उस केस में बताया गया कि वे एक सर्टिफिकेट ले लें चार्टर्ड इंजीनियर से और फिर उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स हैं उसे अपलोड कर दें इन टेबल नंबर 10। तो इसी तरह के इश्यूज़ यहाँ पे क्लेरिफाई करे हैं। आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ना, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है ना ये, अगर आप इस तरह के मैन्युफैक्चरर्स का काम करते हैं या आप खुद ऐसे मैन्युफैक्चर हैं, तो आप इस सर्कुलर को फिर डिटेल में पढ़ें। आपकी सारी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व कर दी गई है। नेक्स्ट सर्कुलर है 209। इसने प्लेस ऑफ सप्लाई के इशू को बताया है। मेजरली ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सेल होती है ना, उस केस में कई बार जो बायर होता है उसका एड्रेस तो अलग होता है और डिलीवरी एड्रेस अलग होता है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई पता नहीं चल रही थी कि क्या माना जाए, तो उसे यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया गया है कि डिलीवरी एड्रेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, इफ डिलीवरी एड्रेस ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड ऑन इनवॉइस डिफर फ्रॉम द बिलिंग एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में है ये, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द डिलीवरी एड्रेस। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए कि अनरजिस्टर्ड पर्सन ने स्टेट X से ऑर्डर की है गुड्स, पर उसने बोला है कि डिलीवरी कर दी जाए स्टेट Y में, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी स्टेट Y द डिलीवरी एड्रेस एंड सप्लायर शुड रिकॉर्ड द डिलीवरी एड्रेस एज द रिसिपिएंट्स एड्रेस ऑन द इनवॉइस टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स। तो हम इसको एक बार सर्कुलर को ओपन करते हैं। बोल रही हूँ पेशेंस के साथ वीडियो देखिए, क्योंकि एक एक सर्कुलर आपको अच्छे से समझा रही हूँ। तो ये हमारे सामने सर्कुलर है जिसमें क्लैरिफिकेशन किया गया, प्रोविजन ऑफ क्लोज CA ऑफ सेक्शन 10(1) ऑफ IGST एक्ट रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं। पहले हमेशा सर्कुलर के अंदर थोड़ा सा बताया होता है कि हमारा लॉ क्या बोलता है, क्या हमारे रूल्स बोलते हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल के साथ इसको कवर किया है कि कैसे आपने प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी है। तो मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बता दिया, आप खुद इस सर्कुलर को पढ़े, अब आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है सर्कुलर नंबर 210। इसने वैल्यूएशन के लिए क्लैरिफिकेशन दिया है। किस केस में? जब सप्लाई है ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ रिलेटेड पर्सन। तो जब रिलेटेड पर्सन इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो उस केस में ना RCM की एप्लीकेबिलिटी और वैल्यू क्या ली जाएगी, GST कितना लगेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं, तो उन सब चीज़ों का बहुत डाउट था। ज़्यादातर डाउट तो ना जो एक क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर आते हैं ना, ये टैक्स पेयर्स तो वही कर रहे होते हैं जो उनके अकॉर्डिंग, मतलब जो लॉ में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे होते हैं, पर कई बार ऑफिसर्स उन चीज़ों को डिनाई करते हैं। तो फिर जब ये सर्कुलर आते हैं तो वो आपके लिए फिर बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो सर्कुलर में क्लेरिफाई किया इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन के लिए। पहले भी सर्कुलर आया था 17 जुलाई को कंसर्निंग सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन वेयर फुल ITC इज अवेलेबल टू द रिसिपिएंट इज इक्वली एप्लीकेबल टू द इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन। अगर हम इस रूल की बात करें, रूल 28(1) का सेकेंड प्रोविजो, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में कैसे वैल्यूएशन करना है उसकी बात करता है। तो यहाँ पर जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी जाए रिलेटेड पर्सन के बीच में तो भी यही प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, यानी अगर इनवॉइस बनाया गया है तो उसमें जो वैल्यू है उसे ही मान लिया जाएगा ओपन मार्केट वैल्यू, अगर नील वैल्यू है तो उसे ही मान लिया जाएगा। ये आ गया सर्कुलर। तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दी है ऑन वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ रिलेटेड पर्सन वेयर रिसिपिएंट इज एलिजिबल टू फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब इसमें सारे के सारे पहले सिनेरियोज बताए गए हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई। तो पहले रिप्रेजेंटेशन, इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या दी गई थी कि ऑफिसर्स डिमांड डाल रहे हैं the field formation against the registered person seeking tax on reverse charge basis in respect of certain activity undertaken by the related person based outside India by considering the said activity as import of service by the registered person in India based an expansive interpretation of demanding fiction in serial number 4 of schedule 1 of CGST Act।
दो नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें इम्पोर्ट ऑफ सर्विस तो हो रहा था पर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं था। उस केस में उनसे आरसीएम में टैक्स पे करने की डिमांड करी जा रही थी, ठीक है। इसीलिए इसको क्लेरिफाई करने के लिए अब ये सर्कुलर लाया। तो यहाँ देखिए पूरे के पूरे रूल 28 को रेफर किया गया है कि पूरा रूल हमारा जो है 28 वो क्या बोलता है, ठीक है। बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में बात करता है कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू द एजेंट, तो कैसे वैल्यूएशन हमारा होता है, कैसे होता है समझ लीजिए। द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 ऑफ 25 वेयर द सप्लायर एंड रिसिपेंट आर रिलेटेड अदर देन वेयर द सप्लाई इज मेड थ्रू एन एजेंट शेल, क्या होगा उस केस में वैल्यूएशन, open market value of such supply. B, if open market value is not available, the value of supply of goods or service of the kind and quality, and if the value is not determined under A, B or C, the value is determined by the application of rule 30 and 31। और then इसके प्रोविजो पढ़िए, प्रोविजो एलिमेंट हो जाते हैं यहाँ पर। Provided that where goods are intended for further supply as the recipient, the value shall be the option of the supplier be an amount equivalent to 90% of price charged for the supply of goods like kind and quality of the recipient। And then second provision, provided further where the recipient is eligible for full ITC, the value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value of the goods and service। तो ये distinct person के लिए रूल हमारा बात करता था, यही सेम अब बोला जा रहा है कि इस केस में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इस पैराग्राफ में क्लैरिफिकेशन दी है सभी चीज़ों को बताते हुए। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इन केस वेयर द फॉरेन एफिलिएट इज प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विस टू द रिलेटेड डोमेस्टिक एंट्री एंड वेयर फुल ITC इज अवेलेबल टू द रिलेटेड डोमेस्टिक एंट्री, द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई ऑफ सर्विस डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस बाय सच रिलेटेड डोमेस्टिक एंट्री मे बी डीम्ड एज ओपन मार्केट वैल्यू एज पर द सेकंड प्रोविजन ऑफ रूल 28(1). Further, in case where full ITC is available to the recipient, if the invoice is not issued by the related domestic company with respect to any service provided by the foreign affiliate to it, the value of such service may be deemed to be declared as nil and may be deemed as open market value as per this rule। तो ये पूरा पैराग्राफ इनको क्लैरिफाई कर दिया गया है कि इनके केस में जो भी वैल्यूएशन का इशू था अब वो इस सर्कुलर को रेफर कर सकते हैं और इसी के बेस पर अब वो वैल्यूएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर नंबर 211। ये बात करता है सेक्शन 16(4) की, जो हमारी टाइम लिमिट है 30 नवंबर तक की अभी इन ईयर्स में जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। 2021 तक हमारा था कि सितंबर की 3B भरने की लास्ट डेट तक आप ITC ले सकते हैं। तो ये इसके लिए तो मैंने अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दी थी कि रिवर्स चार्ज के केस में जिस ईयर में आपने सेल्फ इन्वॉइसिंग करी है, जिस ईयर में आपने सेल्फ इन्वॉइसिंग करी है वो ईयर रिलीवेंट माना जाएगा सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट को देखने के लिए। तो टैक्स पेयर्स तो ऑलरेडी ऐसा ही कर रहे थे पर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को इसमें कन्फ्यूजन थी। अब इस क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर के थ्रू इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दिया गया है। तो मान लीजिए राम है, राम का 1 लाख का परचेज ऐसा था जिस पर उसे RCM में टैक्स देना था। अनरजिस्टर्ड पर्सन की परचेज होनी चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये 2019-20 का केस था फाइनेंशियल ईयर का, उसको अभी पता चला 2024 में आके। तो अब अगर वो इस ईयर में इन्वॉइसिंग करता है 24-25 में तो वो इन्वॉइस कर लेगा, 3B में दिखा देगा, GST इंटरेस्ट के साथ पे कर देगा और इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग जो रहेगी 30 नवंबर 2025 वो इस डेट तक ITC इस पर लेने के लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है। तो ये सारी क्लैरिफिकेशन इस सर्कुलर में, आप इसको रीड करके भी देख सकते हैं। 6 सर्कुलर है हमारा, पोस्ट सेल डिस्काउंट की बात करता है। इसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बना दी थी। अब जब आप सेल करते हैं तो सेल पर आप 2 तरह से डिस्काउंट दे सकते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल या फिर आफ्टर सेल, पोस्ट सेल भी बोल देते हैं इसको। जो एट द टाइम ऑफ सेल होता है वो तो उसी टाइम वैल्यू में से माइनस हो जाता है। मान लो आपने 100 की सेल करी, 10 रुपये का डिस्काउंट दिया तो आप 90 रुपीज़ का इन्वॉइस और उस पर फिर GST अप्लाई कर दोगे। पर सारी दिक्कत यहाँ पे आती है कि जब आपने सेल 100 की कर दी, GST इन्वॉइस आपने 100 का बना दिया था, मान लो 18% था तो आपने 118 का GST इन्वॉइस इशू करा था। बाद में आपने इसको 90 रुपीज़ कर दिया वैल्यू को, यानी 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया पोस्ट सेल डिस्काउंट। तो उस केस में प्रॉब्लम ये थी कि जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है कि एक तो जो ये पोस्ट सेल डिस्काउंट है एट द टाइम ऑफ सेल ही आपका डिसाइड हुआ हो, अग्रीमेंट हुआ हो। देन दूसरा होता है कि सभी जो डिस्काउंट है वो इन्वॉइसेस के साथ लिंक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि रिसिपेंट ने अपना ITC
रिवर्स कर दिया हो। तो यहाँ पे दिक्कत थी कि ये रिवर्सल रिसिपेंट ने किया है या नहीं, ना तो सप्लायर के पास कोई ऑप्शन है उसे पोर्टल पे देखने की, ना ही ऑफिसर्स के पास, तो वो कैसे माने कि रिवर्सल हो गया है। तो अब गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर के थ्रू क्लेरिफाई कर दिया है कि अगर वैल्यू जो है टैक्स की डिस्काउंट के लिए 5 लाख रुपए तक है तो फिर तो आप रिसिपेंट से एक अंडरटेकिंग ले लो, ठीक है, कि उसने रिवर्स कर दिया है डिस्काउंट को, और 5 लाख से ज़्यादा है तो सीए या सीएमए का सर्टिफिकेट ले, जिसमें वो सारी डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से रिसिपेंट ने आईटीसी रिवर्स करा है, 3B के थ्रू करा है, DRC 03 से करा है या किसी और तरीके से करा है। तो एक तरह से सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर डाल दी गई है पोस्ट सेल डिस्काउंट के केस में। जो थर्ड कंडीशन है आईटीसी रिवर्सल की, उसको जस्टिफाई करने के लिए कि एक्चुअली रिसिपेंट ने क्रेडिट को रिवर्स किया है या नहीं। तो अब आप इस सर्कुलर को डिटेल में पढ़ेंगे, आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा 213। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं। कई बार कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिवाइज करने के लिए शेयर्स दे देती हैं, जैसे ESOP, जो भी इनके नाम हैं, ESPP एंड RSU, ये अपने एम्प्लॉयज़ को दे देती हैं। और जो ये शेयर्स होते हैं ना, ये इस कंपनी के खुद के नहीं होते हैं, इसकी किसी सब्सिडरी की होते हैं जो फॉरेन की होती है। अब जब ये इसको पेमेंट करती है इन शेयर्स के बदले में अपनी सब्सिडरी को जो फॉरेन कंट्री में है, तो टैक्स ऑफिसर्स बोल रहे थे कि इस ट्रांजैक्शंस पे ना आपको RCM में टैक्स देना है। इंपोर्ट हो गया तो RCM में आपको टैक्स देना है। तो इसी के लिए ये क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर आया है कि अगर हम शेयर्स की बात करें तो आप सभी को पता होगा, शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को ना तो गुड्स की डेफिनेशन में कवर करा गया है, ना ही सर्विसेज की। ये GST के प्रीव्यू में है ही नहीं। तो इसीलिए अभी क्लैरिफाई कर दिया गया है कि इस ट्रांजैक्शन पे GST नहीं लगेगा। बट हाँ, अगर इस केस में कोई प्रोसेसिंग चार्जेस या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस फॉरेन कंपनी ने लिए हैं उस कंपनी से, तो उस पर GST एप्लीकेबल होगा। पर जनरली ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ सब्सिडरी और होल्डिंग का रिलेशनशिप होल्ड करती है, तो ऐसे कोई चार्जेस एक दूसरे से ये नहीं लेती हैं। तो इसीलिए इस केस में GST नहीं लगेगा। अब आप इस सर्कुलर को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। सर्कुलर जो 8th नंबर है 214, ये बात करता है हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनके ITC रिवर्सल में डिपार्टमेंट को कंफ्यूजन थी। ऐसी केसेस में ना कुछ जैसे वैल्यूएशन के हमारे रूल हैं, सेक्शन 15 बात करता है वैल्यूएशन की, और कुछ स्पेशल रूल्स भी अवेलेबल हैं पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी वैल्यूएशन के स्पेशल रूल्स हैं, जिनमें वैल्यू निकालने के लिए बोला होता है कि कैसे कैसे वैल्यू निकलेगी, कितने कंपोनेंट पे GST एप्लीकेबल होगा, कितने पे नहीं। कोई 25% का कंपोनेंट है, कोई 10% का है, कहीं 90% की वैल्यू है, इस तरीके से है। तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर बोलते थे कि जहाँ पर आपका इस तरीके से है ना कि 75% पे तो कोई GST नहीं है, 25% अमाउंट पे GST है, तो वो बोलते थे कि इस 75% पोर्शन के ITC को आप रिवर्स करो, जिस पे आप GST पे नहीं कर रहे। तो अगर आपने अपने बिजनेस में जो गुड्स एंड सर्विसेज लिए जिन पे आप ITC लेने के लिए एलिजिबल हैं, तो क्योंकि आप 75% अमाउंट पे तो GST नहीं दे रहे, तो इस अमाउंट पे ITC को रिवर्स करो, ऐसा ऑफिसर्स बोल रहे थे। तो इसी को क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर आया है कि जहाँ पे स्पेशल वैल्यूएशन रूल्स एप्लीकेबल हैं, उन केसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने उनसे प्रोपोर्शनेट ITC अकॉर्डिंग टू रूल 42, 43 रिवर्स कराना है, क्योंकि ना तो ये एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होते हैं, ना ही नील रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होते हैं। तो इन पर ITC के रिवर्सल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यही सब चीज़ें सर्कुलर में क्लैरिफाई की हैं। अब आप सर्कुलर को ओपन करके डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बता दिया। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा 215, मोटर इंश्योरेंस क्लेम की ये बात करता है। अब होता क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करती हैं, और कई बार डैमेज इस तरीके का होता है कि व्हीकल में कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है व्हीकल। तो मान लो उस व्हीकल का इंश्योरेंस क्लेम बनता है 1 लाख का, पर उसमें सॉल्वेज वैल्यू भी इंक्लूड है, यानी अगर वो पर्सन उसे बेचेगा, जो भी उस गाड़ी में अब जो भी बचा है उसको अगर बेचेगा, तो 20,000 और रिकवर हो सकते हैं। तो इस केस में अगर इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन को 80,000 पे कर रही थी, तो GST ऑफिसर कहते थे कि नहीं, आपको 1 लाख के ऊपर GST पे करना है।
ठीक है, तो इसी के लिए क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि नहीं, क्योंकि इसमें साल्वेज वैल्यू जो 20,000 है वो कस्टमर अपने आप रिकवर करेगा। यहाँ पर 80,000 1 लाख पर जीएसटी नहीं लगेगी। पूरे 1 लाख पर जीएसटी की बात तब आएगी जब वो गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी आगे किसी थर्ड पर्सन को सेल करे और फिर वो 1 लाख में सेल हो, तो उसको 1 लाख का कंसिडरेशन मिले। तो इस तरह की डिस्कशन इस सर्कुलर में की है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ साल्वेज एंड रेकेज की बात करी गई है। लिमिटेड इंश्योरेंस लाइबिलिटी व्हेन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड दैट द इंश्योरर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द इंश्योर्ड वैल्यू डिक्लेयर्ड माइनस द साल्वेज वैल्यू। तो यही बताया ना मैंने आपको, माइनस करी जा रही है साल्वेज वैल्यू। द ओनरशिप ऑफ साल्वेज रिमेन विद द इंश्योर्ड इवन व्हेन इंश्योरेंस कंपनी में असिस्ट इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटिटिव कोट फॉर द साल्वेज एंड नो जीएसटी लाइबिलिटी ऑन दिस डिडक्शन। द डिडक्शन ऑफ साल्वेज वैल्यू कैन नॉट बी सेड टू बी कंसिडर्ड फॉर एनी सप्लाई बीइंग मेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड हेंस देयर इज नो जीएसटी लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस कंपनी ऑन दिस साल्वेज वैल्यू। तो इस पर जीएसटी लाइबिलिटी की बात आती थी, जिसे अब इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई कर दिया है कि कब जीएसटी लगेगा और कब नहीं। नाउ 10th नंबर सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 216, इसमें बात करी गई है वारंटी एंड एक्सटेंडेड वारंटी की जीएसटी लाइबिलिटी एंड आईटीसी अवेलेबिलिटी इन वारंटी एंड एक्सटेंडेड वारंटी केसेस। इसके लिए ना ऑलरेडी एक सर्कुलर पहले भी आ गया था 2023 में, सर्कुलर नंबर 195। ये उसी का ही आगे फर्दर एक्सटेंशन है। तो आप दोनों सर्कुलर्स को पहले तो इकट्ठे रीड करना ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। और इसमें जो अब कन्फ्यूजन थी ना, पहले वाले सर्कुलर ने तो पार्ट्स की वारंटी एंड एक्सटेंडेड वारंटी को क्लैरिफाई किया था, अब इसने जो फुल रिप्लेसमेंट है उसको क्लैरिफाई किया है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने आईफोन बाय किया था, एक अब हर जगह आईफोन कंपनी तो खुद नहीं सेल करती ना, आईफोन उसको डिस्ट्रीब्यूटर सेल करते हैं। तो अगर आपने आईफोन लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप किसके पास जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे। मान लो ऐसी प्रॉब्लम आई कि डिस्ट्रीब्यूटर को आपका पूरा आईफोन ही रिप्लेस करना पड़ा, उसने इसे अपने स्टॉक में से आपको दे दिया। अब ऑन द स्पॉट तो आईफोन कंपनी आपको ये देगी नहीं, उसमें तो टाइम लगेगा, तो उसने अपने स्टॉक से उसे दे दिया और उसने फिर आईफोन कंपनी से एक रिक्विजिशन इसकी ले ली। ठीक है, तो इस केस में बोला जाता था कि जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इसी को क्लैरिफाई किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यू सेल नहीं है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने स्टॉक से ऐसे गुड्स को दिया है जो एक्चुअली आईफोन कंपनी को देनी थी अपने कस्टमर को। तो इस केस में ना तो कोई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है, ये माना जाएगा नो सप्लाई, और इस केस में डिलीवरी चलान के बेस पर फर्दर आगे जो भी काम होने हैं वो हो जाएंगे। एक तो ये कन्फ्यूजन खत्म करी गई। दूसरा, इसमें एक्सटेंडेड वारंटी के लिए कन्फ्यूजन खत्म करी गई कि जब एक्सटेंडेड वारंटी जो सामान आप बेच रहे हो उसके साथ ही दे दी गई है, तो फिर तो उसे कंपोजिट सप्लाई मान के प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा। और जब एक्सटेंडेड वारंटी कस्टमर बाद में आपसे लेने आया है तो फिर उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और अकॉर्डिंगली जीएसटी अप्लाई होगा। तो इस तरह के क्लैरिफिकेशन इस सर्कुलर में दिए। काफ़ी डिटेल्ड सर्कुलर है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं अगर आपका ऐसा कोई केस। अब आगे जितने भी सर्कुलर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, ये पर्टिकुलर केसेस के लिए हैं। जैसे जो ये सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 217, ये इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए है। अब जैसे आपने गाड़ी बाय करी, ठीक है, मान लो मारुति कंपनी की गाड़ी आपने बाय करी, अब उसमें कोई खराबी आ गई, उसके किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ गई, वो वारंटी में है, तो आप किसके पास जाएंगे? जो ज़्यादातर मारुति के पैनल्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उसके पास गए, आपने वहाँ पे पार्ट चेंज करा लिया। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी लगाने की। तो जनरली क्या होता है कि जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपका पार्ट रिप्लेस करने के, ये कस्टमर से तो कोई पैसा चार्ज नहीं करते, ये रेज करते हैं इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी फिर उनको पेमेंट करती है, तो उसमें फुल आईटीसी अलाउड है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब पर्सन चला गया अनपैनल्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिपेयर कराने के लिए, अपना पार्ट चेंज कराने के लिए, तो उस केस में कई बार क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर पहले तो कस्टमर से पैसा ले लेते हैं, फिर वो कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी से चार्ज करता है, तो इस केस में भी आईटीसी अलाउड हो जाएगा। तो इस तरह के क्लैरिफिकेशन इसमें दी गई हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ें सर्कुलर को, आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे यहाँ पे सेपरेट इनवॉइस, आईटीसी अवेलेबिलिटी, सिंगल इनवॉइस और इन सभी चीज़ों की बात करी गई। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा इंटरनेशनल लोन। कैसे है ये? टैक्सेबिलिटी ऑफ लोन बिटवीन एफिलिएट, एक फॉरेन एफिलिएट है और एक डोमेस्टिक एफिलिएट है। इन्होंने लोन जो लिया है उस पर इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो इसने इसे लोन दिया और ये इसको इंटरेस्ट दे रहा है, तो सारी कन्फ्यूजन इस इंटरेस्ट के अमाउंट पे जीएसटी की थी। तो इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई कर दिया है कि इंटरेस्ट पे तो और डिस्काउंट पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है, तो इस ट्रांजैक्शन के केस में भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। पर हाँ, अगर इस लोन के केस में कोई प्रोसेसिंग फ़ीस ली गई है,
कोई एडमिन फीस ली गई है तो उस पर जीएसटी अप्लाई होगा। जैसे बैंक के केस में होता है ना, इंटरेस्ट तो टैक्स फ्री होता है, जीएसटी नहीं लगता, पर प्रोसेसिंग फीस या प्रोसेसिंग चार्जेस या फिर लेट फीस चार्जेस वगैरह पे जीएसटी अप्लाई होता है। तो वही सेम प्रोविजन इस पर भी एप्लीकेबल रहेंगे, यही सर्कुलर में क्लैरिफाई किया। तो अब जितने भी सर्कुलर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, अब मुझसे सुनने के बाद आप सर्कुलर्स को डिटेल में रीड करेंगे तो आपकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो 12 सर्कुलर हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इज 13th नंबर सर्कुलर। ये भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इनमें यूज़ किए जाते हैं डक्ट्स एंड मैनहोल्स फॉर ओएफएस नेटवर्क। तो इंटरनेट की वायरिंग के लिए जो ये ऑप्टिकल फाइबर करे जाते हैं ना, इनके बीच में ये कुछ इस तरह के डक्ट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं इनको जो है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की इशू आ रहा था कि इस क्रेडिट को सेक्शन 17(5) के हिसाब से ब्लॉक माना जाए, क्योंकि ये है सर्कुलर, इसी सर्कुलर में सेक्शन 17(5) के क्लोजेस को रेफर किया है। ये है क्लोज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट वेयर इट इज एन आईटीसी फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो ये ब्लॉक होता है। एंड गुड्स एंड सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स एंड सर्विस और बोथ आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो क्या ये क्लोजेस इस केस में भी एप्लीकेबल होंगे? क्या इसे प्लांट एंड मशीनरी माना जाए या ना माना जाए? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी है फिर तो आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा, अदरवाइज ब्लॉक होगा। तो सर्कुलर ने क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि ये इसका मेन पार्ट है। ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने के लिए ये मेन चीज़ें हैं, ये प्लांट एंड मशीनरी की तरह ही इनको ट्रीट किया जाएगा और इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक नहीं किया जाएगा। सभी चीज़ें इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई करी हैं। 3 पेजेस का सर्कुलर है, आप पढ़ेंगे तो इसलिए यहाँ पे एंड में लिखा भी अकॉर्डिंगली इट इज़ क्लैरिफाइड दैट अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डक्ट्स एंड मैनहोल यूज्ड इन नेटवर्क ऑफ ओएफसी ईदर अंडर क्लोज सी और डी ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 70। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं उन इंडस्ट्रीज के लिए जो अभी तक इसमें उलझे हुए थे, इसकी वजह से उनको आईटीसी नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए बड़ा रिलीफ। नेक्स्ट सर्कुलर है 220 कस्टोडियल सर्विस के लिए। जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये इंडिया में बहुत ही लिमिटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका कुछ काम ना कुछ बैंक्स एज कस्टोडियन करते हैं, जैसे इनकी सिक्योरिटीज़ को मैनेज करना, इनको कुछ सर्विसेज देना, ठीक है। तो उस कस्टोडियल सर्विस पे बात हो रही थी कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाए। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई की कन्फ्यूजन थी, क्या थी, इस सर्कुलर ने क्या क्लैरिफाई किया है दैट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक टू एफपीआई, इट स्टेट दैट दिस सर्विस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सर्विस प्रोवाइडेड टू अकाउंट होल्डर। अगर अकाउंट होल्डर को सर्विस दी जाती है तो ये सेक्शन 13A क्लोज ए एप्लीकेबल होता है आईजीएसटी एक्ट का। बट ये कह रहे हैं कि ये जो सर्विस एफपीआई को दी जा रही है ये अकाउंट होल्डर सर्विस नहीं है, इसीलिए ये वाला प्रोविजन इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस पर सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, तो ये माना जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इस केस में जीएसटी एग्जाम्प्ट है और इसमें रिफंड लेने के लिए भी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। तो ये क्लैरिफिकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है। नेक्स्ट है 15th नंबर सर्कुलर, हमारा एन्युटी पेमेंट्स की बात करता है, टाइम ऑफ सप्लाई की बात करता है, ये एन्युटी पेमेंट्स की। अब ये जो हमारे एचएएम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, एन्युटी मॉडल वाले एनएचआई के, इनमें बहुत बड़े बड़े अमाउंट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, 1000 करोड़ एंड इससे भी ज़्यादा एनएचआई के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाते हैं। तो जैसे 1000 करोड़ का मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, तो अब ये इसमें कन्फ्यूजन थी कि इस 1000 करोड़ पे जीएसटी कब लगे। क्या शुरू में ही 1000 करोड़ पे जीएसटी पे कर दिया जाए? इज़ इट पॉसिबल? तो यही चीज़ें यहाँ क्लैरिफाई करी गई हैं कि इसे कंटिन्यूअस सप्लाई माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करके इनवॉइसिंग करी जाएगी, उसी के हिसाब से जीएसटी पे करा जाएगा। कंटिन्यूअस सप्लाई का केस अगर होता है तो उसमें ये बोला जाता है कि जब भी पेमेंट करी गई है उस डेट को माना जाता है कि आपने वो सप्लाई कर दी, उस डेट से ही आपको जीएसटी देना। तो वही सेम इसमें रहेगा कि जैसे जैसे ये सप्लाई दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग जीएसटी इस पर कंटिन्यूअस सप्लाई के हिसाब से ही पे किया जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। नेक्स्ट केस भी टाइम ऑफ सप्लाई का ही है, ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन सर्विस का है, 222 नंबर। ये भी बिल्कुल सिमिलर सा ही केस है कि जब बहुत बड़े बड़े स्पेक्ट्रम जो है एलोकेशन किए जाते हैं, जैसे हमारी वोडाफोन, रिलायंस, इन कंपनीज को जैसे जो हमें 3G 5G 4G सर्विसेज देती हैं, उनके लिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन लेती हैं टेलीकॉम, जो हमारा जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। तो उस केस में भी कब जीएसटी पे करा जाए, कब इसकी इन्वॉइसिंग मानी जाए होगी, क्योंकि इनमें भी बहुत बड़े बड़े अमाउंट भी इन्वॉल्व होते हैं और ये भी लंबे चलते हैं प्रोजेक्ट, 5 ईयर्स 7 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें भी इसे वही कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस
वही चीज़ें देखकर इस पर भी जीएसटी अप्लाई करना है। तो यहाँ मैंने सभी सर्कुलर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। इसी आर्टिकल में इन सर्कुलर्स के लिंक है, या फिर आप यहाँ टैक्स इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे, तो यहाँ आपको जीएसटी के अंदर यहाँ सर्कुलर्स की ऑप्शन मिलेगी। तो आप यहाँ से भी ये सर्कुलर 1 बाय 1 देख सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस सीए गुरुजी चैनल पे लगातार आ रही हैं। तो हमारी वीडियोस लॉन्ग तो आप देखते ही हैं, शॉर्ट में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं डेली, आप इन्हें मिस ना करें। इसीलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक कर लें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। guruji-classes.com पे यहाँ पे हमारे कोर्सेज के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स ITR एंड TDS, जीएसटी कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर की ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें, जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें। और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में इनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो जीएसटी भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, ITR भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो CA-Guruji-Classes.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।